लेकर चले। वो जो प्रयत्न कर रही है, काम कर रही है, उनका अतीत के किन मूल्यों के साथ में तादाद में है जिन्हें वह विकसित करना चाहती है। सरदार पटेल ने जिन मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष किया, वे मूल्य आज भी हमारे मूल्य हैं। सरदार पटेल की आत्मविश्वास से भरी हुई चमकती आंखों में अखंड भारत का जो सपना था, वो सपना भी आज हमारा सपना है। सरदार पटेल ने स्वाधीनता संग्राम में जिन लक्ष्यों को लेकर अपना संघर्ष अनवरत जारी किया, वे लक्ष्य भी आज हमारे लक्ष्य हैं। तो कुल मिलाकर सरदार पटेल अपने जीवित रहते जिन मूल्यों के कारण, जिस समर्पण के कारण प्रासंगिक थे, वे आज भी हमारे बीच प्रासंगिक हैं और उनकी प्रासंगिकता किसी भी युग में समाप्त नहीं हो सकती। इसीलिए अक्सर जब भी कभी ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं, जब परिस्थितियां बेबस हो जाती हैं, तो अनायास ही हम सबके मुख से निकल पड़ता है कि काश आज सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो बात ही कुछ और होती। कुछ लोगों की जिंदगी 4 दिन में 100 काम करती है और कुछ लोगों की 100 बरस की जिंदगी में कुछ नहीं होता। सरदार पटेल के अवदान को आज सारा राष्ट्र इसलिए याद नहीं करता कि वे हमारे पहले उप प्रधानमंत्री थे, संचार मंत्री थे, वरन इसलिए स्मरण करता है कि उन्होंने भारत के स्वाधीनता संग्राम के फलक को व्यापक स्वरूप दिया, हमारे स्वाधीनता संग्राम को ताकत दी, उसे विस्तार दिया और असंभव को संभव करने वाली 565 रियासतों का भारत में एकीकरण एक अद्भुत और अद्भुत कौशल का काम किया। प्रारंभ से ही सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत कर्मठ, निडर, साहसी और नेतृत्व क्षमता के धनी थे। जब विद्यालय में उनका प्रवेश हुआ तो उन्हें यह जानकारी मिली कि कुछ शिक्षक भारी कमीशन पर प्रकाशकों से सभी कक्षाओं की पुस्तकें लाकर कक्षा के विद्यार्थियों को उन्हीं से पुस्तकें खरीदने के लिए बाध्य करते हैं। वल्लभ भाई को बड़ा आश्चर्य हुआ कि शिक्षक जिनका काम ज्ञान की रोशनी बांटना है, वे यदि इस तरह से व्यवसाय करेंगे तो बच्चों को किस तरह के संस्कार देंगे। उन्होंने इसका भरपूर विरोध किया, अपने साथी विद्यार्थियों के साथ हड़ताल की और अंततः सभी शिक्षकों को इस गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ये कहा कि अब हम छात्रों को पुस्तकें यहां से खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। ठीक इसी तरह से एक बहुत ही विद्वान योग्य शिक्षक थे जो नगर पालिका के चुनाव को लड़ना चाहते थे। सरदार पटेल के मन में यह भाव था कि ऐसे उम्मीदवार चुने जाने चाहिए जो योग्य हों और जो सही अर्थों में अच्छा नेतृत्व दे सके। इस उम्मीदवार के सामने जो दूसरा उम्मीदवार था वो बहुत ही ताकतवर था, बहुत ही उसके पास संसाधन थे, अमीर था और उसे पूरा विश्वास था कि वो ये चुनाव जीत लेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने सभी साथियों के साथ मिलकर सबको संगठित कर उनके प्रचार प्रसार में, निर्वाचन में बहुत मदद की और वे मतदाताओं द्वारा चुन लिए गए। यहां से सरदार पटेल की संगठन क्षमता का विस्तार होता है। इसके बाद जब उन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा पास करने के बाद मुख्तारी की परीक्षा पास की और गोधरा में वकालत करने लगे, तो उनके व्यक्तित्व में जो छुपे हुए परोपकार की निर्मल भावनाओं के जो गुण थे, वे उभर कर सामने आए। गोधरा में जब अचानक प्लेग फैला तो सरदार पटेल ने बिना किसी चिंता के, पूरी ऊर्जा के साथ, ताकत के साथ
पीड़ितों की मदद के लिए मैदान में उतरे। अपने स्वयं की स्वास्थ्य की चिंता न करते हुए वे पीड़ितों की सेवा करते रहे। ये उनकी समाज सेवा का एक दूसरा पहलू था। सरदार पटेल के मन में ये भाव था कि वे विदेश में जाकर, इंग्लैंड में जाकर बैरिस्टरी की परीक्षा पास करें। उन्होंने थॉमस कुक एंड कंपनी से संपर्क कर अपने लिए पासपोर्ट बनवाया। जब पासपोर्ट आया तो वह पासपोर्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई के हाथ में लगा। बड़े भाई जो विठल भाई थे, उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि मैं वहां पर पढ़ने जाना चाहता हूं। चूंकि पासपोर्ट में जो इनिशियल थे वीवी पटेल, वल्लभ भाई पटेल और विठल भाई पटेल, तो विजय पटेल जी बीजे पटेल। वल्लभ भाई ने कहा कि ठीक है। उन्होंने अपने भाई की इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपनी महत्वाकांक्षा का बलिदान किया और उन्हें वहां पढ़ने का अवसर दिया। उनके परिवार को उन्होंने अपने साथ रखा। उनकी पत्नी बहुत खर्चीली और झगड़ालू थी। घर परिवार में पटेल की पत्नी और उनके बीच अनबन रहती थी। तो पटेल जी ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम अपने मायके जाकर रहो और इस तरह से घर में शांति बनी रहे। कभी कभी जिंदगी में हमें ये हुनर भी अपनाना चाहिए। कभी कभी हमें जिंदगी में ये हुनर भी अपनाना चाहिए। जंग अगर अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। सरदार पटेल ने निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम किया। अपनी पत्नी को वहां उन्होंने भेजा बगैर चेक करके और परिवार में शांति बनी रही। बाद में 1936 में वे इंग्लैंड के मिडिल टेम्पल से वकालत बैरिस्टरी की परीक्षा पास करने के लिए वहां पहुंचे। रास्ते में ही उन्होंने रोमन लॉ का अध्ययन कर लिया। जहां उनका कॉलेज था वहां से 10-12 मील दूरी पर लाइब्रेरी थी। वे पैदल लाइब्रेरी जाते, अथक परिश्रम करते, मेहनत करते, वहीं दूध और रोटी खाकर अपना समय व्यतीत करते। जब लाइब्रेरियन आकर उनसे कहता कि अब पुस्तकालय का समय बंद करने का आ गया है, तब वे वहां से चलते। उन्होंने 36 माह का कोर्स 30 माह में पूरा कर लिया और उन्हें 50 पाउंड की स्कॉलरशिप मिली और वे वहां से बैरिस्टरी करके जब लौटे तो फिर अहमदाबाद में उन्होंने अपनी वकालत शुरू करी। वे अपनी वकालत के दौरान अपने प्रकरणों की जरह के लिए बहुत मेहनत करते थे, परिश्रम करते थे, अध्ययन करते थे और बड़े आत्मविश्वास के साथ जिरह करते थे। किसी भी प्रकरण में वे कभी हारे नहीं। एक हत्या के प्रकरण में वे मजिस्ट्रेट के समक्ष जिरह कर रहे थे कि अचानक एक टेलीग्राम उनके पास आया। उस टेलीग्राम को उन्होंने खोलकर देखा। उसमें लिखा था कि आपकी पत्नी का निधन हो गया है। वह टेलीग्राम उन्होंने अपनी जेब में रखा और अपनी बहस को निरंतर जारी रखा। जब बहस समाप्त हुई, बाहर आए तो उन्होंने, उनके जो साथियों ने पूछा कि क्या बात है, टेलीग्राम किस बात का आया? तो उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी का निधन हो गया। तो मजिस्ट्रेट और उन्होंने सबने कहा कि तब आपने एकदम अपनी वकालत जो आप जरह कर रहे थे रोक कर गए क्यों नहीं? उनका यह जवाब था कि मेरी पत्नी तो अब देवलोक गमन उनका हो चुका था, लेकिन मेरे जाने से एक निर्दोष व्यक्ति जिस पर हत्या का आरोप लगा है, उसे मैं फांसी से बचा पाने में शायद सफल ना हो पाता। ये पटेल की अपने कर्तव्यों के प्रति पराकाष्ठा है, समर्पण की पराकाष्ठा है। जैसे ही वे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने प्रवेश किया तो बेगार प्रथा एक अत्यंत ही अमानवीय और पराधीनतापूर्ण प्रथा थी। कोई भी अफसर जब गांव में आता, कोई भी जमींदार जब गांव में आता, तो मजदूरों को, गरीब व्यक्तियों को बुलाकर उनसे दिन रात बिना कुछ भोजन दिए, बिना कुछ उन्हें पारिश्रमिक दिए अपने काम में लगाए रखता था, उनका शोषण करता था। सरदार पटेल को यह बात अत्यंत अमानवीय लगी और उन्होंने इसका विरोध प्रारंभ किया। उन्होंने कमिश्नर को पत्र लिखा कि इस बेगार प्रथा को अवैध घोषित किया जाए। कमिश्नर ने उस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया। दूसरा पत्र लिखा, तब भी कोई जवाब नहीं दिया।
तो तीसरे पत्र में उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि 7 दिन में आपने ये इस बेगार प्रथा का निराकरण नहीं किया, इसे अवैध घोषित नहीं किया, तो हाईकोर्ट के निर्णय के मुताबिक हम इस बेगार प्रथा को अवैध घोषित कराने के लिए आंदोलन प्रारंभ करें। कमिश्नर को इस बात का एहसास हुआ, शुगर ले जाओ, और उन्होंने फिर इस बेकार प्रथा को अवैध घोषित करने का निर्णय 7 दिन के पहले ही लिया। ये सरदार पटेल के नेतृत्व करने की क्षमता का एक और ऐसा प्रमाण था जिसके बारे में सुनकर महात्मा गांधी जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही दूरदर्शी और नेतृत्व क्षमता का धनी व्यक्ति है। उसी के बाद खेड़ा में आकस्मिक रूप से बाढ़ आने, वृष्टि होने से किसान बहुत परेशान हो गए, उनकी फसलें बर्बाद हो गई, पशुओं की बहुत हानि हुई, पशुओं के लिए चारा भी नहीं बचा। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में सरकार को लगान वसूली माफ कर देनी चाहिए। नियमानुसार सरकार ने ऐसा काम नहीं किया, गरीब किसान बहुत परेशान हुए। सरदार पटेल को इस क्षेत्र में काम करने के लिए उन्हें निमंत्रित किया गया और सरदार पटेल ने सभी अपने साथियों को, किसानों को ये कहा कि वो किसी भी तरह से लगान नहीं चुकाएंगे। आंदोलन हुआ, हड़तालें हुई और सरदार पटेल किसानों के मन में एक उत्साह, जोश भरते रहे कि जब तक हम डरते रहेंगे तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। अपने मन से भय को दूर करें, हम संगठित हों, एकत्रित हों, सारे गांव के वायुमंडल को बदल डालें तो निश्चित रूप से हमें कामयाबी मिलेगी। अंततः लगान वसूली का आदेश सरकार को निकालना पड़ा और इस विजयी उत्सव में जब महात्मा गांधी ने कहा कि मुझे सरदार जैसा व्यक्ति ना मिला होता तो शायद ये कामयाबी हमें नहीं प्राप्त होती। सरदार पटेल ने बड़ी नम्रता के साथ कहा कि हमारी भारतीय परंपरा में महात्माओं और देवताओं को चढ़ाई गई प्रसादी वे कभी भी अपने पास नहीं रखते हैं, अपने पुजारियों को लौटा देते हैं। आज महात्मा गांधी जी ने वह सारा का सारा मुझे लौटा दिया है, मुझे अर्पित कर दिया है, जबकि वस्तुतः ऐसा नहीं है। यदि हमारे किसान भाई संगठित नहीं होते, यदि किसान भाई मेहनत से, लगन से इस आंदोलन में एकजुट होकर नहीं लड़ते तो हम कामयाब नहीं होते। इसलिए जो सम्मान मुझे मिला है वो सम्मान मैं आप सब किसान भाइयों को देता हूं। ये उनके व्यक्तित्व की उदारता का एक अद्भुत प्रसंग है। और इसके बाद बारदोली में फिर वही स्थिति निर्मित हुई। सरकार ने 30% लगान में वृद्धि कर दी। किसान पहले से ही गरीब थे, वे लगान चुका पाने की स्थिति में नहीं थे। सरकार ने लगान वसूली के लिए अमानुषिक अत्याचार किए, सख्ती बरती। सरदार पटेल ने फिर वहां सब किसानों का नेतृत्व किया। उन्होंने अपने विदेशी वस्त्रों का त्याग कर खादी के कपड़े वरण किए, किसानों के बीच जाकर रहे, उनकी झोपड़ियों में रहे, उनके साथ बैठे, उनके साथ ही रहकर इस आंदोलन की आग को तेज करने के लिए प्रयत्न करते रहे। जब यह आंदोलन बहुत उग्र होने लगा तो बंबई की विधानसभा के सदस्य कन्हैयालाल माणकलाल मुंशी ने गवर्नर से निवेदन किया कि ये लगान को जो है स्थगित किया जाए और एक जांच कमेटी बनाई जाए कि वास्तव में क्या हुआ है, क्यों ये लगान बढ़ाया गया है, क्या कारण है। लेकिन गवर्नर ने बात नहीं मानी। तो के मुंशी खुद ग्रामीण क्षेत्र में गए और वहां सब किसानों से बात करी और उसके बाद एक पत्र उन्होंने गवर्नर को लिखा कि 80,000 स्त्री पुरुष लगान वसूली के लिए भीष्म प्रतिज्ञा करके बैठे। स्थिति यह हो गई है कि किसानों की जमीन छीनकर जिन्हें दी जा रही है, उनके घरों में कोई सफाई करने वाला नहीं है। कलेक्टर को स्टेशन पर सवारी तब मिलती है जब वल्लभ भाई का निर्देश होता है। वसूली करने वाले जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं,
उन्हें दूर तक, मीलों तक कोई भी हजामत करने वाला नहीं मिल रहा है। पशुओं को जब्त करने के बाद उन पशुओं की देखरेख करने वाला कोई नहीं मिल रहा है। जितने भी मजदूर और किसान हैं उन सब से मैं मिला, लेकिन किसी के भी मन में इस बात का पश्चाताप नहीं है कि हमने ये आंदोलन क्यों शुरू किया। वे मरने मारने को तैयार हैं, क्योंकि सरदार पटेल ने यह कहा कि जिन्हें मुझ पर भरोसा है, जिन्हें सरकार से लड़ने के बाद उसके दुष्परिणामों को भोगने का अंदेशा है, वो ही मेरे साथ आए। जो इस आंदोलन में कूदकर और सरकार के डर से वापस जाएंगे तो वे अपनी भी लज्जा को भंग करेंगे और हमारी भी मर्यादा का अपमान करेंगे। सरदार पटेल के जोशीले भाषणों से उन सब में बहुत चेतना आई, जागृति आई। और के मुंशी ने जो पत्र गवर्नर को लिखा, उसके बाद गवर्नर ने फिर सरदार पटेल को बुलाया और समझौता हुआ कि हम जांच कमेटी बनाते हैं, आप लोग अपना आंदोलन वापस ले लें। सरदार पटेल ने कहा कि जब तक हमारे किसान जो गिरफ्तार हुए हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, हमारे शासकीय कर्मचारी अधिकारी जिन्होंने अपनी नौकरियों से त्याग पत्र दे दिया है उन्हें वापस बहाल नहीं किया जाएगा, जब तक किसानों की छीनी गई जमीनें वापस नहीं जाएंगी, उनके जानवरों को, पशुओं को वापस नहीं किया जाएगा, ये आंदोलन हम समाप्त नहीं करेंगे। अंततः यह आंदोलन समाप्त हुआ और ब्रिटिश हुकूमत ने सरदार पटेल की इन सारी मांगों को स्वीकार किया। और उसके बाद बारदोली की महिलाओं ने और महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी और इस तरह से वल्लभ भाई पटेल पूरे देश के और समस्त भारतीयों के हृदय के सरदार बन गए। तो ये सरदार पटेल के सार्वजनिक जीवन के ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो उनकी संकल्प शक्ति, दूरदृष्टि और उनके क्रांतिकारी होने का प्रमाण देते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल में महात्मा गांधी के सभी आंदोलनों में, रोलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन हो, नमक सत्याग्रह हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, सब आंदोलनों में कंधे से कंधा मिलाकर एक संचालक की, एक प्रबंधकीय दक्ष व्यक्ति की हैसियत से काम किया। नागपुर के कलेक्टर ने जनवरी 23 में एक आदेश जारी किया कि कोई भी व्यक्ति तिरंगा झंडा लेकर जुलूस नहीं निकालेगा, सार्वजनिक रूप से उसका प्रदर्शन नहीं करेगा। तत्कालीन राजनेता जमनालाल बजाज को यह बात बड़ी नागवार गुजरी। उन्होंने कहा कि यह हमारे सिविल नागरिक अधिकारों का उल्लंघन है और उन्होंने इसके विरोध में एक जुलूस निकाला तिरंगा लेकर। वे सिविल लाइंस तक गए, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संभाला। उन्होंने तय किया कि रोज 10-10 स्वयं सेवक इसमें सम्मिलित होंगे। उन 10-10 स्वयं सेवकों की गिरफ्तारी अंग्रेजों द्वारा की जाती। ये काम सिलसिला चलता रहा। जब स्वयं सेवक कम पड़ने लगे तब सरदार पटेल ने देश को आह्वान किया, देश में सब अलग अलग जगह घूमकर आह्वान किया कि ये आंदोलन सिर्फ नागपुर का आंदोलन नहीं है, वरन ये पूरे देश का आंदोलन है। और सारे देश से फिर लोग स्वयं सेवक के रूप में आने लगे और वे गिरफ्तारी देने लगे। अंग्रेज हुकूमत घबरा गई कि ये तो गिरफ्तार होने वालों का सिलसिला रुक ही नहीं रहा और ना ही ये झंडा लेकर जुलूस निकालने से रुक रहे हैं। अंततः झुकना पड़ा सरकार को और वो आंदोलन जो हुआ वो कामयाब हुआ और झंडा सत्याग्रह में सरदार पटेल की एक बहुत बड़ी विजय हुई और वह आदेश नागपुर के कलेक्टर ने वापस लिया। इसके अतिरिक्त रचनात्मक कामों में सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत रुचि रही। प्लेग हो, महामारी हो, किसी भी तरह की समाज सेवा का कार्य हो, उसमें वे हमेशा अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बगैर पर दुख कातरता के भाव से सदैव संलग्न बने रहे। उन्होंने अस्पृश्यता निवारण के लिए, महिलाओं की मुक्ति के लिए, जातीय भेदभाव के विरुद्ध काम किया, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया, सहकारी आंदोलन का उन्होंने मार्गदर्शन दिया, गुजरात विद्यापीठ की उन्होंने स्थापना की, कमला नेहरू स्मारक चिकित्सालय की स्थापना की और इस तरह के अनेक काम। उनका ये विश्वास था कि कम
खर्च अधिक, बचत और निवेश आधारित विनियोग। हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकास की, तरक्की की राह पर इसी तरह से ले जा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण काम उनका ये रहा कि उन्होंने हमारी भारतीय प्रशासनिक जो सेवाएं थी उस दौर की, उनका भारतीयकरण किया। भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा और केंद्रीय सेवाओं को स्टील फ्रेम की संज्ञा देते हुए उनका भारतीयकरण किया। और हमारी जो भारतीय जो सेना थी उसके पुनर्गठन में भी उन्होंने अपने अद्भुत कौशल का परिचय दिया। अंततः वह शुभ घड़ी आई जब हम आजाद हुए। आजादी की घोषणा के साथ ही अंग्रेजों ने एक कूटनीति प्रयास किया। लेप्स ऑफ पैरामाउंसी नीति के तहत 3 चीजें स्पष्ट की गई। आजादी के बाद जितनी देश की रियासतें हैं वे चाहे तो भारत में सम्मिलित हों, चाहे तो पाकिस्तान में सम्मिलित हों और चाहे तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना सकती है। भारत की आजादी भारत विभाजन के साथ हुई। फैज अहमद फैज ने बड़ी गंभीरता के साथ लिखा था कि ये दाग दाग उजाला ये सब गजीदा शहर, ये दाग दाग उजाला ये सब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका ये वो शहर नहीं। ये आज की सुबह कौन सी बेनामी के दागों को लेकर उतरी है जिसकी हमने कोई कल्पना नहीं की थी। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने एक अखंड भारत की आजादी का सपना देखा। अंग्रेजों ने वे कभी नहीं चाहते थे कि भारत एक समृद्ध, सशक्त, अखंड भारत बने। उन्होंने हमेशा फूट डालो राज करो की नीति की तर्ज पर इस देश का दोहन किया, शोषण किया। जैसे ही लैप्स ऑफ पैरामाउंसी की घोषणा हुई, रियासतों ने यह महसूस किया कि अब तो हम अपना सार्वभौमिक राष्ट्र बना लेंगे, सार्वभौमिक सत्ता की स्थापना कर लेंगे। सबसे पहले ट्रावनकोर ने अपने स्वतंत्र अस्तित्व की घोषणा की और उसके बाद हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। सरदार पटेल बहुत दूरदर्शी थे। वे जानते थे कि यदि इन सब रियासतों को हमने एकीकृत नहीं किया तो हम अखंड भारत की परिकल्पना को साकार नहीं कर सके। वल्लभ भाई पटेल ने देसी रियासतों के राजाओं को अलग अलग बुलाकर उनसे बैठकें की और उन्होंने कहा कि हमारी खंडित मानसिकता और संयुक्त रूप से एकत्र न होने की अयोग्यता के कारण आक्रमणकारियों ने हमें अपना गुलाम बनाया। हम रक्त, भावनाएं और हितों की दृष्टि से समानता से जुड़े हुए हैं। हमारे मार्ग में कोई भी ऐसी बाधा जो हमारे मार्ग को रोक सके उसे हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे। सरदार पटेल ने स्पष्ट रूप से सभी रियासतों से कहा कि आपके आंतरिक क्षेत्र में जो अशांति है उसका एकमात्र विकल्प है कि आप भारत संघ में सम्मिलित हो जाएं। 4 दिन बाद अंग्रेज चले जाएंगे। यदि आपने भारत में विलय का निर्णय नहीं लिया तो उसके दुष्परिणामों को भोगने के लिए आप तैयार हैं। देशी रियासतों को यह महसूस हुआ कि सरदार पटेल की ये जो धमकी है, ये जो उनका आदेश है, उसका पालन करना पड़ेगा और अंततः सभी रियासतें केवल कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को छोड़कर बाकी सभी रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित हो गई। अचानक अब यह खबर आई कि जूनागढ़ के संघ की सम्राट मोहम्मद वफात ने जूनागढ़ को कश्मीर में सम्मिलित करने का निर्णय ले लिया। सब हतप्रभ, आश्चर्यचकित कि यह कैसे हो सकता है। जूनागढ़ की सीमाएं तो कश्मीर पाकिस्तान से मिलती ही नहीं। पाकिस्तान का यह मंसूबा था कि वो जूनागढ़ में अपना सैन्य अड्डा बनाकर भारत की नाक में दम करे। जूनागढ़ का जो सम्राट है, जो नवाब था, वो बहुत ही संगीत प्रेमी, कुत्तों का प्रेमी और निरंकुश
प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसकी बेगम और जो उसका मंत्री शाहनवाज भुट्टो, उनके कहने में वो बहुत चलता था। नवाब ने अपने आप को पाकिस्तान के हवाले करने का जब निर्णय लिया तो डिफेंस कमेटी की बैठक बुलाई गई। सरदार पटेल, पंडित नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन और ब्रिटिश सेनाओं के तीनों प्रमुख वहां पर मौजूद थे कि अब इसमें क्या निर्णय लिया जाए। क्या वहां पर हम आक्रमण करें, अपनी सेना भेजें? माउंटबेटन ने कहा कि हम लेप्स ऑफ पैरामाउंसी के तहत ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन वहां की जो प्रजा थी जूनागढ़ की, वो नवाब के खिलाफ थी। वो जो भुट्टो मंत्री था उसके खिलाफ थी। वहां धीरे धीरे आक्रोश बढ़ता जा रहा था उसके इस निर्णय के खिलाफ। सरदार पटेल ने वीपी मेनन को, जो रियासती विभाग के सचिव थे, उन्हें वहां भेजा कि वे राजा से बात करके, उनको नवाब से बात करके इस बात के लिए सहमत करें कि वो भारत में ही सम्मिलित हो जाएं। लेकिन उसके वजीर ने, मंत्री ने नवाब से नहीं मिलने दिया। बार बार ये बहाना कि नवाब की तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं मिल सकते। वीपी मेनन उसे ये कहते हुए कि यदि तुमने निर्णय सही समय पर भारत में विलय का नहीं लिया तो उसके दुष्परिणामों को भुगतने के लिए भी आप तैयार हैं। इस दौरान जो वहां के प्रजा थी उनमें एक ढेबर नाम के नेता थे जो बहुत ही लोकप्रिय थे, और छामलदास गांधी, काठियावाड़ के नेता। इन लोगों को वीपी मेनन और पटेल ने प्रेरित किया कि वे लोगों को संगठित कर जूनागढ़ नवाब के विरुद्ध बगावत करें, क्योंकि जूनागढ़ का हित भारत में विलय से ही पूरा हो पाएगा। पाकिस्तान से उसका हित पूरा कभी भी नहीं हो सकता। धीरे धीरे वहां की प्रजा इनके नेतृत्व में एकत्र होने लगी और उसके बाद वहां पर आरजी हुकूमत की स्थापना हुई, जिसका मूल मकसद जूनागढ़ की आज़ादी था। ये आरजी हुकूमत के जो लड़ाके थे उसमें सम्मिलित जो उनके अनुयायी थे, उन्होंने जूनागढ़ की छोटी छोटी 2 रियासतों पर अपना कब्जा कर लिया। जूनागढ़ के नवाब ने इसे अपनी तौहीन माना और अपनी सेना जो है वहां पर आक्रमण के लिए भेज दी, और उसके बाद फिर जंग का ऐलान हो गया। वे जब जूनागढ़ में प्रवेश करने लगे तो नवाब को इस बात का एहसास हुआ कि अब हम इनका सामना नहीं कर पाएंगे, और वह नवाब अपनी बेगम और बच्चों को यहां भारत में छोड़कर बहुत सारे हीरे जवाहरात, कालीन वगैरह लेकर और अपने हजारों कुत्तों को लेकर वहां पाकिस्तान भाग गए। अब उसके बाद शाहनवाज भुट्टो बचे। शाहनवाज भुट्टो ने पुलिस कमिश्नर की मदद से आरजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन उनका हौसला इतना बुलंद था कि वे उनके सामने नतमस्तक हो गए। अंततः उन्हें भारत में विलय की घोषणा करनी पड़ी, समर्पण की घोषणा करनी पड़ी, और इस तरह से जूनागढ़ के अध्याय का पटाक्षेप हुआ। अब उसके बाद हैदराबाद, जो एक बहुत बड़ी रियासत थी, जहां की हीरे की खदानें बड़ी प्रसिद्ध थी, कोहिनूर हीरा उसी हैदराबाद की खदान का नगीना है। वहां के नवाब के पास एक 185 कैरेट का जैकब हीरा भी था, जिसे वो पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करता था। वो बड़ा महत्वाकांक्षी था। उसने अपने स्वतंत्र स्टेट की घोषणा कर दी, ना मैं भारत में मिलूंगा ना पाकिस्तान में, मेरा एक स्वतंत्र राज्य होगा। सरदार पटेल हैदराबाद को किसी भी दृष्टि से, ना तो राजनीतिक दृष्टि से, ना सांस्कृतिक दृष्टि से, और ना ही सामाजिक दृष्टि से, और ना ही भौगोलिक दृष्टि से उसे भारत से अलग नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उसकी सीमाएं किसी भी विदेशी मुल्क से नहीं मिलती थी। उनकी दृष्टि में हैदराबाद यदि स्वतंत्र रहता है तो ये भारत के पेट में एक नासूर होगा, कैंसर होगा। हैदराबाद के बारे में पंडित नेहरू की यह मान्यता थी कि हम यदि वहां पर सैनिकों को भेजते हैं
आक्रमण करते हैं तो उसका खामियाजा हमें कश्मीर में भुगतना पड़ सकता है। वहां की हमारी जो सैनिक कार्रवाई है उस पर उसका प्रभाव पड़ सकता है। यदि हमने येनगन प्रकारेण उस राजा को, वहां के नवाब को हरा भी दिया, परास्त भी कर दिया, तो वहां के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनसे निपटना बहुत मुश्किल होगा। यह रियासत बहुत बड़ी रियासत थी। टाइम्स पत्रिका ने 1937 में वहां के नवाब को दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया, और वो ऐसा अमीर व्यक्ति था, शायद दुनिया का सबसे कंजूस व्यक्ति था, जो फटे पुरानी शेरवानी पहनता था, कपड़ों पे प्रेस इस्त्री भी नहीं करता था, और एक बहुत ही भद्दे रंग की तुर्की टोपी पहनता था। कभी भी उसने किसी व्यक्ति को अपने यहां पर शाही दावत भी नहीं दी। बहुत ही कंजूस प्रवृत्ति का वह व्यक्ति। अब हैदराबाद में कैसे अपनी सैनिक कार्यवाही को अंजाम दिया जाए, इस पर विचार विमर्श चलता रहा। पटेल, नेहरू, माउंटबेटन और इन सब की डिफेंस कमेटी में जब चर्चा हुई तो ये सब हैदराबाद में सैनिक कार्यवाही को करने के समर्थन में तो थे, लेकिन पंडित नेहरू सैनिक कार्रवाई को अंतिम विकल्प मानते थे और सरदार पटेल इसे पहला विकल्प मानते थे। दोनों के बीच धैर्य नहीं था। बैठक खत्म हुई और नेहरू ने बड़ी कटुता के साथ वीपी मेनन के माध्यम से सरदार पटेल पर प्रहार करना शुरू किए। सरदार पटेल समझ गए, वे बैठक से उठकर चले आए और उनके पीछे पीछे वीपी मेनन भी लौट आए। नेहरू को एहसास हुआ गलती का, तो उन्होंने राजा जी से कहा कि आप पटेल को जाकर मनाएं। राजा जी पटेल के पास गए। वे अपने कमरे में लेटे हुए थे। बहुत उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था और उन्होंने कहा कि ये नेहरू अपने आप को समझते क्या है? आजादी की लड़ाई सिर्फ नेहरू ने लड़ी है क्या? और भी लोगों ने लड़ाई लड़ी है। अंततः राजा जी उनको बैठक, डिफेंस कमेटी की बैठक में आहूत करने के लिए सफल रहे। बैठक हुई, नेहरू जी उसमें बहुत शांत रहे और फिर यह निर्णय हुआ कि हैदराबाद में सैनिक कार्रवाई की जाए। जनरल चौधरी के नेतृत्व में वहां पर सैनिक कार्रवाई हुई, जिसे ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया, और दुनिया के सबसे ज्यादा पोलो ग्राउंड 17 वो हैदराबाद में थे। ऑपरेशन पोलो का नाम उसे दिया गया और वहां की जो रजाकार थे, वहां के जो मुसलमान मुत्तहिद का एक जो संगठन था और खाकसार पार्टी का जो संगठन था, ये सब वहां के जो हिंदू बहुल इलाके थे वहां पर बहुत अत्याचार और अमानुषिक व्यवहार कर रहे थे। उन्होंने एक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन खड़ी हुई थी जिसमें हिंदू लोग थे। अचानक वहां के रजाकारों ने उन पर आक्रमण कर दिया। पूरे देश में हाहाकार मच गया और सरकार की बड़ी आलोचना हुई कि हैदराबाद नवाब के साथ सरकार बहुत नरमी बरत रही है। जनरल एस.के. सिन्हा, उन्होंने अपनी आत्मकथा में उल्लेख किया है कि मैं और जनरल करियप्पा हम कश्मीर में थे। अचानक पटेल का हमें संदेश मिला कि आपको दिल्ली आना है। हम लोग दिल्ली पहुंचे, सरदार पटेल के घर पहुंचे। मैं बाहर रहा। जनरल करियप्पा सरदार पटेल के कमरे में गए और 5 मिनट बाद वापस लौटा। सरदार पटेल ने सीधा उनसे प्रश्न किया कि यदि हम हैदराबाद में सैनिक कार्रवाई करते हैं तो क्या पाकिस्तान यदि कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करता है तो हम उसका अतिरिक्त किसी की मदद लिए बगैर सामना करने की स्थिति में हैं? मैंने एक ही शब्द में उत्तर दिया, हाँ। बैठक खत्म हो गई और मैं लौट आया और उसके बाद जो सेना है वहां हैदराबाद की ओर कूच करती है और रजाकारों को 108 घंटे की लड़ाई में पूरी तरह से उन्हें हरा देती है। नवाब हार स्वीकार कर लेते हैं। वे रेडियो पर अपने आत्मसमर्पण की घोषणा करते हैं, भारत में विलय की घोषणा करते हैं। सरदार पटेल अपने सचिव के साथ जब बेगमपेट हवाई अड्डे पर अपने हवाई जहाज से उतर रहे थे तो उन्होंने खिड़की से देखा कि नवाब वहां पर मुंह लटकाए खड़े हुए हैं। अंग्रेजों ने नवाब को
हिज एग्जॉल्टेड हाईनेस की उपाधि दी थी। वे जहां भी जाते थे तो 21 तोपों की उन्हें सलामी दी जाती थी। यहां तक कि प्रिंस ऑफ वेल्स की तरह उनके बच्चों को भी प्रिंस ऑफ बरार कहा जाता था। सरदार पटेल ने उन्हें देखकर कहा कि नाउ सो हिज एग्जॉस्टेड हाईनेस। एग्जॉल्टेड के जगह एग्जॉस्टेड। वे नीचे जब हवाई अड्डे पर उतरे तो नवाब ने हाथ जोड़कर उनको अपना नमस्कार किया और सरदार पटेल ने मुस्कुराते हुए उन्हें जवाब दिया। और इस तरह से हैदराबाद भी अंततः सरदार पटेल भारतीय संघ में विलय करने में कामयाब हो गए। अब तीसरी जो कश्मीर की कथा है वो बड़ी विचित्र कथा है। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना बहुत बीमार हो गए। उनको कैंसर था, टीबी थी। उनके मन में यह ख्याल आया कि अब काम की अधिकता से मैं बहुत थक चुका हूं, तो मैं कश्मीर में 2 सप्ताह के लिए आराम करूं। उन्होंने अपने सेक्रेटरी कर्नल को वहां कश्मीर भेजा कि वे मेरा वहां प्रबंध करके आए। 5 दिन बाद जब वो लौटे तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो उनके पर्सनल सेक्रेटरी ने कहा कि महाराजा हरि सिंह तो आपको कश्मीर की जमीन पर कदम रखने के लिए अनुमति नहीं देना चाहते, यहां तक कि आप पर्यटक की हैसियत से भी वहां नहीं जा सकते। मोहम्मद अली जिन्ना के पैर के तले से जमीन खिसक गई। उसे यह लग रहा था कि ये तो कश्मीर जो है मुस्लिम बहुल इलाका है, पके हुए आम की तरह ये तो हमारी पाकिस्तान की झोली में गिर ही जाएगा। लेकिन उनका जो मुगालता था वो दूर हो गया। उन्होंने अपने गुप्तचर अनुयायियों को भेजा कि महाराजा हरि सिंह की इच्छा क्या है। दरअसल महाराजा हरि सिंह ना तो भारत में विलय करना चाहते थे, ना पाकिस्तान में विलय करना चाहते थे। वे एक स्वतंत्र स्टेट के रूप में रहना चाहते थे, क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था थी और पाकिस्तान चूंकि मुस्लिम बाहुल इलाका था तो वे वहां उसमें सम्मिलित होना नहीं चाहते थे। कश्मीर के बारे में पाकिस्तान को यह अंदेशा हो गया कि अब कश्मीर हाथ से निकल सकता है। तो जिन्ना ने अपने विश्वस्त साथियों के साथ एक बड़ी गुप्त बैठक करी और उसमें उन्होंने इस प्रस्ताव पर चर्चा की कि क्या हम पाकिस्तान की सेना से कश्मीर पर आक्रमण कर सकते हैं। वहां जो उपस्थित कमांडर थे वर्दी, उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा नहीं कर सकते। फिर उन्होंने जोर देकर कहा कि क्या हम ऐसा नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास में मात्र 4 बम वर्षक विमान हैं, 2 तो खराब हो गए हैं। एक से यदि हम दिल्ली पर बम गिरा भी दें तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वे वापस लौट आएंगे। तो उनके निकट जो अकबर अली थे सहयोगी, उन्होंने सुझाव दिया कि जो हैदराबाद कश्मीर में जो नवाब राजा के विरुद्ध जो मुस्लिम बाहुल इलाका है उनके विद्रोह को आग भड़काने के लिए हमें उन्हें रसद, सैन्य सामग्री और पैसा देना चाहिए। कश्मीर में पाकिस्तानियों ने अपनी कबायली सेना वहां पर भेज दी और इस तरह से धीरे धीरे कबायलियों ने कश्मीर के गिलगित और बारामूला के इलाकों पर कब्जा कर लिया। हरि सिंह को एहसास हुआ कि मेरा निर्णय गलत था। उसने तत्काल भारत सरकार से ये प्रार्थना की कि हमें मदद दी जाए। बैठक हुई डिफेंस कमेटी की। माउंटबेटन ने कहा कि मदद तब तक नहीं दे सकते जब तक कि कश्मीर भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करते, क्योंकि लैप्स ऑफ पैरामाउंसी की जो नीति है उसके तहत डायरेक्ट भारत की सेनाएं वहां पर नहीं जा सकती। मेनन दिल्ली से कश्मीर गए, तब तक जम्मू वहां श्रीनगर से जो महाराजा हैं वो भी करीब 48 सेना के वाहनों में सारे कीमती कालीन, हीरे जवाहरात और सामग्री पूरी लेकर वहां आ चुके थे जम्मू में। और उसके बाद
वो बहुत थक चुके थे। सोते हुए उन्होंने अपने जो सेक्रेटरी थे उनको कहा कि यदि रात्रि 12 बजे तक भारत के प्रतिनिधि वीपी मेनन या कोई नहीं आए तो तुम मुझे गोली मार देना। मैं कह रहा हूं कि तुम मुझे गोली मार देना। वो थक गए थे, सो गए, लेकिन इस बीच मेनन वहां पर पहुंचे, उनसे बात हुई और फिर विलय पत्र पर दस्तखत हुए। दूसरे दिन अखबार में खबर छपी कि कश्मीर का भारत में विलय। उसके बाद पाकिस्तान ने अपने हमलों को और तेज कर दिया। 27 अक्टूबर को हेलीकॉप्टर से बहुत सारी सेना हमारी वहां पर पहुंची, क्योंकि 48 घंटे से ज्यादा पाकिस्तानियों का सामना करने की ताकत हरि सिंह में नहीं थी। इसलिए उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और वे समझ गए कि अब मैं इनसे जीत नहीं पाऊंगा। विलय पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद फिर हमारी सेनाएं वहां पर पहुंची और उसके बाद युद्ध चलता रहा। भारत में विलय के प्रस्ताव को पाकिस्तान ने नहीं माना। जंग और चलती रही। फिर माउंटबेटन के परामर्श पर नेहरू ने इस मसले को राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में उठाना चाहा, लेकिन कोई निर्णय हो नहीं पाया और 1 जनवरी 1949 को फिर सुरक्षा परिषद की मध्यस्थता में ये कश्मीर के ऊपर एक सीमा रेखा बनाई गई, जिसे हम लाइन ऑफ कंट्रोल LOC कहते हैं। हालांकि ना तो कश्मीर की पाकिस्तान की सेनाएं और ना ही भारत की सेनाएं जहां थी वहां से वापस लौटी। कश्मीर का जो पाक अधिकृत क्षेत्र है कश्मीर का, उस पर कब्जा रहा और बाकी का क्षेत्र अक्साई चीन पाकिस्तान ने बाद में चीन को दे दिया। हरि सिंह के जो सुपुत्र हैं कर्ण सिंह, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि महाराजा हरि सिंह की जो कश्मकश थी, निर्णय लेने की जो स्थिति नहीं मान पा रही थी, उसका क्या कारण था। उन्होंने बताया कि मेरे पिता हरि सिंह के 4 दुश्मन थे। एक तो अंग्रेज सरकार। मेरे पिता इतने राष्ट्रभक्त देशभक्त थे कि अंग्रेजों के साथ कोई भी गोपनीय समझौता या सौदेबाजी नहीं कर सकते। दूसरा, मुस्लिम लीग, इतनी कट्टर सांप्रदायिक भावना थी। मेरे पिता हिंदू थे, उनके साथ वो तालमेल सामंजस्य नहीं बैठा सकते थे। तीसरा, कांग्रेस से दुश्मनी इसलिए थी कि नेहरू के शेख अब्दुल्ला के साथ बहुत करीब के संबंध थे। और चौथा दुश्मन शेख अब्दुल्ला, जो हमारे डोगरा राजवंश का प्रारंभ से ही शत्रु रहा और पिता की सत्ता के लिए बहुत बड़ा खतरा था। जब पिताजी को निर्णय लेने का अवसर मिला तो ये चारों उनके दुश्मन बन गए थे। खैर, बड़ी लंबी इसकी कहानी है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं। तीनों रियासतों के भारत में विलय के बाद मुझे एक शेर याद आता है कि तनकर खड़े थे जो जड़ से उखड़ गए। तनकर खड़े थे जो जड़ से उखड़ गए, वाकिफ नहीं थे वो हवा के मिजाज से। जूनागढ़ के नवाब की बड़ी दयनीय स्थिति रही। वे पाकिस्तान चले गए थे, वहां बहुत ही दयनीय हालत में रहे। उनकी बेगम और उनके बच्चे यहाँ भारत में रह गए। महाराजा हरि सिंह बॉम्बे में जाकर बस गए। 1961 में फिर उनकी डेथ हो गई। हैदराबाद के नवाब को जरूर भारत सरकार ने उदारता से उनकी बहुत सारी संपत्ति दी और उन्हें कुछ विपर्स भी दिया। तो इस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने असंभव को संभव बना दिया। इसीलिए लौह पुरुष की संज्ञा की जो विश्लेषणात्मक व्यवस्था है, उसकी हर कसौटी पर वे खरे उतरते हैं। जिसके मन में आत्मविश्वास की चट्टान हो, जो अपने इरादों को मौसम की तरह कभी बदलता नहीं हो, जो कठिनाइयों के हिमालय को विंध्याचल की तरह झुकाना जानता हो, जो विषम, निरुपाय और अंधकारपूर्ण परिस्थिति में भी अपनी आशा के दीप को निर्वापित नहीं होने दे, ऐसा व्यक्ति ही लौह पुरुष हो सकता है। वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष
सुनवाई के दौरान अपनी पत्नी के निधन का समाचार पाकर भी अपने कर्तव्य पथ से विचलित न हुए, जो अपनी मां की मृत्यु का समाचार और अपने भाई की मृत्यु का समाचार पाकर जेल में रहते हुए फिरंगियों की शर्तों पर पैरोल पर जाने से इनकार करता हो, वही व्यक्ति लौह पुरुष हो सकता है। और यह संज्ञा सरदार पटेल पर सर्वथा ठीक सटीक बैठती है। निसंदेह उनका व्यक्तित्व बहुत विराट था, विशाल था। आखिरी 1 मिनट, बस एक ही लाइन बची है। उनके व्यक्तित्व में शिवाजी की दूरदर्शिता थी, कौटिल्य की नीति कुशलता थी, बिस्मार्क की संगठन क्षमता थी और अब्राहम लिंकन जैसी राष्ट्रीय एकता के प्रति निष्ठा थी। आजादी के अमृत काल में एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना का विस्तार सरदार पटेल के अखंड भारत के सपनों का ही विस्तार है। उनकी विशाल प्रतिमा दुनिया के भारत के विभिन्न इलाकों से लाए गए लोह के कणों से निर्मित, वह उनकी श्रेष्ठता, उनकी अजय जिजीविषा की अर्चना का प्रतीक है। वे हमारी अनमोल विरासत हैं। वे कल भी इस मुल्क के लिए प्रासंगिक थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। अंत में इन शब्दों के साथ कि यूं तो हजारों वर्षों से है जमीन पर आदमी का वजूद, यूं तो हजारों वर्षों से है जमीन पर आदमी का वजूद, मगर आंख आज भी तरसती है आदमी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।